नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने आयुष पूरा डिस्कस कर लिया है, बेसिक बेसिक जो भी है। इस वीडियो पे आयुर्वेद के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ही योग के बारे में, फिर ऐसे यूनानी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज। तो जैसे आयुर्वेद जो है, सबसे पहले तो 2 मार्कर के लिए अगर डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया एमबीबीएससी ने तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन वगैरह में हम क्या लिखेंगे कि जो आयुर्वेद है वो जीवन का विज्ञान है, जो स्वास्थ्य देखभाल की एक प्राचीन और व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की तलाश शायद मानव अस्तित्व इतनी पुरानी है। ये छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, जो स्वास्थ्य देखभाल की प्राचीन और व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक के बारे में अगर और हम ऐसे बात करें, बेसिक बात करें, तो आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसका अर्थ होता है आयुर मतलब होता है, आयुर मतलब आपका होता है क्या, जीवन। और वेद का अर्थ होता है आपका क्या, ज्ञान, विज्ञान, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ ज्ञान, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन का जो ज्ञान है वही है क्या, या जीवन का जो विज्ञान है वही आयुर्वेद। आयुर्वेद का जन्म लगभग 5000 साल पहले हुआ था, मतलब बहुत एंशियंट। देखिए इधर लिखा ना, 5000 और 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित सबसे पुराने भारतीय साहित्य के रूप में जाने वाले 4 वेदों में पौधों द्वारा उपचार और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी है। मतलब कि वेदों तक में इसके बारे में वर्णन है। तो वेद खुद आज से मतलब 4500 साल पुराने हैं, 4000 3000 साल पुराने, तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो आयुर्वेद का जन्म लगभग 5000 साल पहले हुआ था, और इसकी जानकारी हमें वेदों में मिलती है, खासकर अथर्ववेदा में मिलती है। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी जोर देता है आयुर्वेद आपका। फिर जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं, अगर उसमें हम बात करेंगे तो हम आगे आएगा कि त्रिदोष सिद्धांत, फिर पंचभूत सिद्धांत, आहार विहार, ये सब चीज़ें आएगा। तो उन सब में हम देखेंगे कि कैसे, जैसे वात पित्त कफ, ये जो चीज़ होती है, ये कैसे मनुष्य के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, कैसे इसका असंतुलन मनुष्य के स्वास्थ्य को ख़राब करता है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो आयुर्वेद का लक्ष्य है वो रोग का उपचार नहीं है, मतलब रोग का उपचार बस करना उसका लक्ष्य नहीं है, रोग से बचाव पे ज़्यादा ध्यान देना। मतलब 2 टाइप के केयर होते हैं ना, एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव कब करते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं। प्रिवेंटिव कब करते हैं, जब आप बीमार नहीं हुए हैं लेकिन उसके पहले ही, जैसे आप डेली उठ के व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो सब प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा भी दे दी थी, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, बता दिया लास्ट में मैंने आपको, आयुर्वेद की परिभाषा बता दी। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, वो किससे बना है, 5 तत्वों से मिल के बना है, जिसे आयुर्वेद में पंच महाभूत ये कहा जाता है। जिसमें अग्नि शामिल है, जिसमें पृथ्वी शामिल है, जिसमें गगन शामिल है, जिसमें वायु शामिल है, जिसमें जल शामिल है। तो जैसे नहीं बोलते, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, रामचरितमानस में लिखा है ना, और इनसे मिलकर शरीर बना हुआ है। तो क्षितिज जल पावक गगन समीर, इनसे मिलकर अपना शरीर बना हुआ है। साथ ही जो ये पंच महाभूत हैं, तो ये तत्व पंच महाभूत, अलग अलग पंच महाभूत मिल करके क्या बनाते हैं, दोषों का निर्माण करते हैं। तो 3 दोष होते हैं मनुष्य के शरीर में। कौन कौन से दोष होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला दोष होता है वात, दूसरा होता है पित्त, तीसरा होता है कफ। ये 3 दोष होते हैं। जब ये दोष संतुलित होते हैं तो हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब देखिए, दोष का मतलब यहाँ पे है कि दोष अर्थात जो खुद भी बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये या दूषित करते हैं ऐसा करके। तो वात दोष अगर है, इसका मतलब ये है कि वात बढ़ा हुआ है, ठीक है। पित्त दोष अगर है तो पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब अग्नि बढ़ी हुई है। कफ दोष है तो कफ बढ़ा हुआ है। अगर ये तीनों संतुलन में है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शरीर।
लेकिन अगर ये तीनों असंतुलन में है तो फिर शरीर में दिक्कत हो रखी है। अब यहाँ पे हम अगर जैसे त्रिदोष आ जाए दो मार्कर के हिसाब से, तो त्रिदोष सिद्धांत में क्या लिखना है कि आयुर्वेद में क्या होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, जब ये दोष संतुलन की अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जब असंतुलन की अवस्था में तो व्यक्ति बीमार होता है। और वो 3 दोषों के नाम लिख देने हैं, दोस्तों के नहीं, दोष के नाम लिखने हैं। दोस्त और दोस्त एक जैसे ही लगता है। ठीक है, तो गगन और वायु ये मिलके बनाते हैं वात। अब देखिए जो वात का, जब हम पढ़ेंगे वात दोष के बारे में, तो ये वायु ही है, ये रुक्ष अवस्था है एक ही शरीर की। तो ये एक प्रकार से जो वात है ना, ये काइंड ऑफ वायु ही है। ये जैसे हड्डी है तो हड्डी में जो ब्लैंक स्पेस ऐसी जगह पर मिलेगा, तो वात किससे मिलेगा, वायु तो रहेगा ही रहेगा वात के बनने में। वायु प्लस गगन ये दोनों से मिलके वात बना हुआ है। अब देखिए जो पित्त होता है ना वो अग्नि होता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर के अंदर जैसे जब हम पाचन करते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, जब अमाशय में भोजन जाता है तो उसमें क्या होता है कि जठर रस निकलता है। तो जो जठर रस होता है उसका 1.2 के आसपास पीएच होता है। तो सोचिए ये जो पीएच है मतलब कितना एसिडिक है ये। तो एसिडिक मतलब मोटा मोटी आग ही हो गया ये एक प्रकार से। ठीक है, तो जो हमारा पित्त है, जो जठर रस है ना, जठर रस है जो, उसको ही पित्त बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए। अब क्या होता है जैसे HCl होता है। अब HCl क्या होगा, जो भोजन आया तो उस भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। ठीक, अम्लीय बनाता है, क्यों बनाता है, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब आए सब मर जाए। तो अग्नि जो है पाचन का काम करती है। तो अग्नि और वायु दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पित्त। वैसे ही वायु सॉरी अग्नि और जल, अग्नि और जल मिलके बनाते हैं पित्त। और जल और पृथ्वी ये मिलके बनाते हैं कफ। तो आपको देखिए कफ जो है उसमें तो हर किसी को कफ बनता है, तो लिक्विड मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म ही है एक प्रकार से वो। ठीक है, तो वाटर तो होगा ही उसमें। और पित्त जो है इट्स अ काइंड ऑफ जूस, जठर रस, तो उसमें भी काइंड ऑफ वाटर तो होगा ही होगा। तो पित्त, जब पित्त रस पूछे या पित्त दोष पूछे तो वो कैसे बनता है, तो बता दीजिए कि अग्नि और जल के समावेशन से। और कफ दोष जल और पृथ्वी के समामेलन से बनता है। ठीक है, ये भी देख लिया हमने बात, पित्त कफ। अब आयुर्वेद में स्वास्थ्य और बीमारी इसके बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि आयुर्वेद का दर्शन पंच महाभूतों के सिद्धांत पर आधारित है, जिनसे सभी वस्तुएं और जीवित शरीर बने हुए हैं। इन 5 तत्वों के संयोजन को त्रिदोष के रूप में जाना जाता है। मतलब पंच महाभूतों के तत्वों के संयोजन को त्रिदोष कहते हैं। जैसे जो वात है वो आकाश और वायु के मिलने से बन रहा है। जो पित्त है वो अग्नि प्लस जल के मिलने से बन रहा है। वहीं जो कफ है वो जल और पृथ्वी के मिलने से बन रहा है। इन तीनों ह्यूमर, यहाँ हाथ से नहीं होगा, इन तीनों ह्यूमर के, इन्हें मतलब इन्हें 3 ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, दोष के नाम से जाना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, जब ये तीनों दोष या ह्यूमर पूर्ण संतुलन और सामंजस्य में हो तो स्वस्थ व्यक्ति है वो। जबकि ये जब असंतुलन की अवस्था में हो तो ये कैसे व्यक्ति हैं, रोगी व्यक्ति हैं। तो संतुलन की हानि होना, भोजन सामग्री के प्रकार, अवांछनीय आदतें, स्वस्थ जीवन के नियमों का पालन न करने से हो सकती है। समझ रहे हैं, मतलब बीमार कब होंगे, जब आप बैलेंस गड़बड़ा के इनके बीच का, सामग्री भोजन सामग्री उटपटांग खा रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, अष्टांग आयुर्वेद, जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। ये मेरे को मिला है किसमें, जो ये सोर्स जिसमें पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उसमें रिपोर्ट वाले सेक्शन, प्रकाशन वाले सेक्शन जो आप जाएंगे तो उसमें आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो सब पढ़ा रहा हूँ वहीं से। तो अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांगिक योग सुना होगा आपने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसी अष्टांग आयुर्वेद है। इसमें पहला आता है काया चिकित्सा, पहला सुख निरोगी काया। तो काया मतलब होता है मत कर काया, है ना। तो काया का मतलब होता है शरीर, जो आपकी बॉडी है, तो बॉडी की चिकित्सा। फिर शल्य तंत्र मतलब सर्जरी, फिर शालाक्य, फिर कौमार भृत्य, ये भृत्य लिखा है, ठीक है। फिर भूत विद्या, फिर अगध तंत्र,
रसायन तंत्र, फिर वाजीकरण, ठीक, वशीकरण नहीं। अब देखिए सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको बढ़िया से कि क्या कहना चाह रहा कवि। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो अष्टांग आयुर्वेद है वो आयुर्वेद की, ये वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट करके इसमें लगाया है, स्लाइड वगैरह बना करके, अलग से झंझट नहीं पाला, स्क्रीनशॉट लेके उसी से बनाया है मैंने। आपको मैं लिंक भी डाल दूंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार यहाँ से देख सकते हैं आप। तो आयुर्वेद को 8 प्रमुख नैदानिक विशिष्टताओं में विभाजित किया गया था। तो देखिए जो 8 अष्टांग आयुर्वेद है, जो तो आयुर्वेद की 8 शाखा है। तो पहली काय चिकित्सा, मतलब आंतरिक चिकित्सा, ठीक है। यह शाखा आयुर्वेद की अन्य शाखाओं द्वारा इलाज नहीं किए गए वयस्कों की सामान्य बीमारियों से संबंधित है। मतलब यह जो शाखा है ना, ये आयुर्वेद की जो दूसरी शाखा होती है, जब उनके द्वारा इलाज नहीं किया गया, ठीक है, तो ऐसी जो उनको बीमारियां होती उससे संबंधित है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शल्य तंत्र या सर्जरी। तो इसमें आप पाएंगे कि यह शाखा विभिन्न सर्जिकल उपकरणों और युक्तियों का उपयोग करके विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशनों से संबंधित है। सर्जिकल रोगों के चिकित्सा उपचार का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला सालक्य, तो सुप्रा क्लेविकुलर मूल का रोग, अर्थात यह शाखा दंत चिकित्सा, कान, नाक, गला, ENT, मुख मुख विवर, मतलब ये अपना जो इसोफेगस के ऊपर मुख जो है, सिर के रोगों, विशेष तकनीकों का उपयोग करके उनके उपचार से संबंधित है, ठीक है। फिर कौमार भृत्य, तो बाल रोगी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो कौमार भृत्य में क्या है, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो यह शाखा गर्भावस्था से पहले, उसके दौरान और बाद में बच्चों की देखभाल के साथ महिला की देखभाल से संबंधित है। इसमें महिलाओं और बच्चों की विभिन्न बीमारियों और उनके प्रबंधन को भी विस्तार से बताया गया है। समझ गए आप। देखिए 8 शाखाएं हैं। पहली शाखा क्या बोल रही है, पहली शाखा तो अलग ही चल रही है। ये आयुर्वेद की जितनी अन्य शाखाएं हैं, जैसे 8 शाखाएं टोटल, तो ये अन्य शाखाएं मतलब इसके बाद जो 7 शाखा बची, तो आयुर्वेद की अन्य शाखाओं द्वारा इलाज नहीं किए गए वयस्कों की सामान्य बीमारियों से संबंधित है। मतलब आंतरिक चिकित्सा है कि भाई जो जब इनके पास कोई मैटर आया और जो अन्य ब्रांचेस नहीं कर पाए तो ये कर दिया। शल्य तंत्र, सर्जरी हो गई, सर्जरी कर रहे हैं जैसे नॉर्मल सर, जैसे अगर अभी आप खुशीलाल शर्मा हॉस्पिटल अगर जाएंगे आप, खुशीलाल शर्मा भोपाल में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में आपको मतलब बिल्कुल आप अपना आयुर्वेदिक इलाज कराना तो चले जाइए, तो ये सब वहाँ देखने को आप मिल जाएगा। फिर सालक्य, सालक्य में क्या है आपका डेंटिस्ट, ENT, ठीक है, ओरल, सिर के रोगों और विशेष तकनीकों का उपयोग करके उनके उपचार करते हैं। सालक्य में यही सब आ जाता है। सुप्रा क्लेविकुलर मूल का रोग, कौमार वृत्त में क्या है आपका पेडियाट्रिक, फिर गायनिकोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद अगला अगर आप देखें, ये याद रखना हो तो रखें, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी भूत विद्या, मनोरोग, यह मानसिक रोगों और उनके उपचार का अध्ययन। देखिए अभी भूत विद्या तो याद ही हो जाएगा ना, जिसको मनोरोग हो जाता है तो भुतहा हरकतें तो करने लग जाता है। उपचार विधियों में दवाएं, आहार नियमन, मनोव्यवहार चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा सब शामिल है। फिर अगध तंत्र, विष विज्ञान, सब्जियों, खनिजों, पशु मूल से विषाक्त पदार्थों के उपचार के साथ साथ उनके एंटीडोट्स के विकास से रिलेटेड है। संक्रामक रोगों और महामारियों को समझने में वायु, जल, वास, मौसम के प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अगध तंत्र मतलब विष विज्ञान, अर्थात सब्जियों, खनिजों, पशु मूल से विषाक्त पदार्थों के उपचार के साथ उनके एंटीडोट्स के विकास से रिलेटेड है ये। और संक्रामक रोगों और महामारियाँ जो होती हैं उनको समझने में मदद भी करता है ये, ठीक है। फिर रसायन तंत्र, कायाकल्प और जरा चिकित्सा, वाह, आयुर्वेद की है अनोखी शाखा, रोगों की रोकथाम और दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने से संबंधित, ठीक है। फिर वाजीकरण, प्रजनन क्षमता और स्वस्थ संतान का विज्ञान, यह शाखा स्वस्थ एवं आदर्श संतान की उत्पत्ति के लिए यौन शक्ति और दक्षता बढ़ाने के साधनों से संबंधित है। डॉक्टर उस्मानी वाला, ठीक है, हर शनिवार मंगलवार। अब आते हैं हम एरिया ऑफ आयुर्वेद, कि आयुर्वेद की कहाँ तक औकात है। समझ गए, कुल मुझे यही कहने का मतलब है।
जो नैदानिक क्षमता के क्षेत्र जो है इसकी, नैदानिक मतलब होता है क्लिनिकल, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है ग्रामीण भारत की भौतिक और वित्तीय पहुंच के भीतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ग्रामीण एरिया में बहुत चलता है क्योंकि वहाँ जड़ी बूटियाँ सब आसान मिल जाते हैं। शहर में तो गमले वाले पौधे रहते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधि पौधों और मसालों का भारत में कई तरह की सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार के रूप में व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। जैसे भाई काढ़ा बना दिए तो दालचीनी डाल दिए, ठीक है, आपका शक्कर सॉरी चाय पत्ती डाल दी, गुड़ डाल दिए, काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दी, इलायची डाल दिए, तुलसी डाल दिए, बन गया काढ़ा बढ़िया आपका, ठीक। आयुर्वेद का उपयोग करने वाले वे आम लोग होते हैं जो पुरानी असाध्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। आयुर्वेदिक उपचार साइनसाइटिस, मधुमेह मेलेटस, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी जैसे पुराने विकारों, फिर जो मनोदैहिक विकार हैं जैसे डिस्पर्सन, डिप्रेशन, अनिद्रा, नींद नहीं आना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेप्टिक अल्सर है, ठीक। इसके बाद सांस लेने में कुछ समस्या, ब्रोंक्रियल समस्या कुछ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है कुछ, फिर मस्कुलोस्केलेटन संबंधी कुछ विकार है जैसे गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोडिजेनरेटिव विकार जैसे लकवाग्रस्त स्थिति, सार्टिका, मनोभ्रंश, पार्किंसंस, इन सब रोगों को आयुर्वेद जो है हैंडल करता है। अब कुछ अवधारणा भी देता है आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में कि आयुर्वेदिक जीवन प्राणी को शरीर, मन, आत्मा का संयोजन मानता है, ठीक है। और इन्हीं में जब तालमेल और समस्थापन बनाए रखने से स्वस्थ रहता है बढ़िया इंसान। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण अगर देखें, जैसे स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा की बात कर दिया, तो पहला व्यक्तिगत दृष्टिकोण देखिए, फिर सार्वभौमिक देखेंगे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हर एक की अलग अलग मन कायिक संरचना और स्वास्थ्य की स्थिति होती है। जैसे कई लोगों को कोवैक्सीन लगी, कोविशील्ड लगी, तो कई लोगों को वैक्सीन जब लगती थी और जब वो घर आते थे तो उनको एक डोलो या कुछ लिमोसिनाइड, पैरासीटामोल, सब गोली दी जाती थी कि अगर फीवर आएगा तो खा लीजिएगा। कई लोगों को नहीं आता था, मेरे को नहीं आया था, मेरे भाई को नहीं आया था, मेरी दीदी को नहीं आया था, लेकिन और लोगों को आया, माता जी को, पिताजी को, ठीक है, छोटे भाई को, इन सबको आया। इसका मतलब सबकी अलग अलग कायिक संरचना मतलब शारीरिक संरचना सबकी अलग अलग है। इट डज नॉट मीन कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा कमज़ोर हैं, बट हम बोल सकते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग स्थिति है, ठीक। अब निवारक मतलब प्रिवेंटिव, प्रोत्साहक, क्यूरेटिव उपायों की सलाह देते समय इन पर विचार किया जाता है। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं बहुत खट्टा खाते हैं, ठीक। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात में दही खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ठंडी में भी आइसक्रीम खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंड में ठंड नहीं लगती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ठंड में गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। तो ये इन जनरल ना हो करके जब वो एक्सेप्शन वाला काम करे तो ऐसे लोगों के लिए फिर मेडिसिन भी अलग देखनी पड़ती है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण कि व्यक्ति ब्रह्मांड की एक लघु प्रतिकृति है। मतलब जो है व्यक्ति जो है इस सकल ब्रह्मांड में मतलब क्या ही उसकी औकात है, मतलब किसी के बराबर नहीं है, समझ गए। तो एक लघु प्रतिकृति है, मतलब प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, छोटी सी एकदम फिल्म है, बहुत बड़ा कुछ नहीं, जितना बड़ा बनता है। तो ब्रह्मांड के हर पहलू व्यक्ति में प्रदर्शित होता है। देखिए जब ब्रह्मांड बना तो इससे जो अंश निकले इसी से सब कुछ, जब बिग बैंग हुआ फिर उसके बाद टाइम बना फिर ये सब हुआ, तो सब कुछ उसी से निकला है। तो सब इस मिट्टी से निकलते हैं, फिर इसी मिट्टी से उपजते हैं, फिर इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ये सब चलता है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि व्यक्ति जो है वो ब्रह्मांड की एक लघु प्रतिकृति है और ब्रह्मांड के हर पहलू व्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। पर्यावरण में कोई भी बदलाव इंसान को प्रभावित करता है, इसलिए सोशल और पर्यावरणीय कारकों पर जोर दिया जाता है क्योंकि वे स्वास्थ्य के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग, जब इसकी दवाई बनती है, गोली बनती है, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं तो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे हर्रा बहेड़ा ये सब चीज़ें, तो एलोवेरा, करकुम लौंग, विथानिया सोमिनिफेरा, बकोपा मुनिएरी आदि जैसे आयुर्वेदिक पौधों के कुछ औषधीय रूप से सिद्ध घटकों को इस स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो ये दवाई बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब वात पित्त कफ जैसे जो होता है, तो मैं आपको इसके बारे में, जो त्रिदोष है अपना,
तो त्रिदोष में पूरा बताया गया है कि भाई जो वात पित्त कफ है इसके बारे में पूरा समझाना है आपको। तो बहुत अच्छे से मतलब आपको समझाता हूँ, और आपको इतना प्यारा क्लियर होगा वात पित्त कफ कि आपने कभी मतलब आप ऐसा लगेगा कि BA MS कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जरा सा माहौल बना लेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही, मैं बोले जा रहा हूँ बस, चल रही है, ठीक है। तो देखिए वात पित्त कफ इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, त्रिदोष सिद्धांत पढ़ना है, ठीक। इसके अंदर वात पित्त कफ आएगा, सब पढ़ना है। तो आज इतना अच्छा वात पित्त कफ समझ लेंगे कि आपको कभी मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या होता है, जो दोष है उसका अर्थ यहाँ पे ये है कि ये जो दोष मतलब बोले जैसे किसी में कुछ कमी है, खराबी है, काइंड ऑफ, तो ये खुद भी बिगड़ते हैं, ठीक है। जैसे वात एक दोष है, तो अगर ये बिगड़ेगा तो ये क्या करेगा, शरीर को खराब करेगा, असंतुलित करेगा, और ये ठीक रहेगा तो शरीर को बढ़िया रहेगा। तो जो दोष अर्थात खुद भी बिगड़ते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ते हैं या दूषित करते हैं, ठीक है। अब पहला दोष जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो वो है हमारा वात दोष, ठीक। एक तो वात दोष जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए, जो वात दोष होता है, जैसे हम सबसे पहले वात दोष से शुरू करते हैं, वात दोष से। अब यहाँ पे आप बस मस्त सत्यनारायण की कथा से सुनते जाइए, आपको सब क्लियर होगा। ये सब दोष जो हैं किससे बनते हैं, जो पंच महाभूत हैं, ठीक, ये इनसे मिलकर के क्या बनते हैं, आपके दोष बनते हैं, त्रिदोष बनते हैं इससे मिलकर के। अच्छा, अब ये जो वात दोष है ये कौन से पंच महाभूत से मिलकर बनता है, तो ये मिलता है आपका आकाश प्लस वायु, इन दो से मिलकर वात दोष बनता है। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर की क्या भूमिका होती है, वो सबको मैनेज करता है ना। अगर वो गड़बड़ किया तो पूरी कंपनी दाएं हो जाएगी, और पूरी कंपनी कुछ दाएं कर रही तो मैनेज कर लेगा, अगर वो सही है। तो सेम इंसान के शरीर में वात दोष जो वात होता है ये मैनेजर का काम करता है। तो वात दोष वात जो है यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इट्स अ मैनेजर, काइंड ऑफ मैनेजर है ये, ठीक। तो जो वात है, जब अगर अगर आपको पता करना है, लेट सपोज आपको ये जानना है कि भाई मेरे शरीर में वात दोष है या नहीं है, ज़्यादा है कम है तो सबके शरीर में, पर ज़्यादा है कम है पता करना है, तो क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए, क्या सिम्टम्स हैं उसके। तो जैसे आपको कोई बोले कि यार भाई तेरे को सर्दी हुई है, तो कोई बोलेगा यार तेरे को कैसे पता चलेगा, तो बोलेगा भाई तेरी नाक बह रही है, ठीक। तो ऐसे ही वात दोष के लक्षण होंगे। तो जैसे पहला लक्षण अगर हम देखें, शारीरिक लक्षण, ठीक है, कुछ फिजिकली शो होंगे, कुछ मेंटली शो होंगे। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि क्या लक्षण है। तो देखिए जैसे शारीरिक अगर देखें तो बंदा दुबला पतला होगा भाई, ठीक है, कैसा होगा, दुबला पतला होगा शारीरिक लक्षण में उसका। दूसरा, उस बंदे को ठंड बहुत लगेगी, ठीक है, मतलब ठंडी में तो वो ठंडाएगा ही, और इतना ज़्यादा उसको ठंड लगेगी कि हद से ज़्यादा उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके बाद उसका जो हमेशा क्या रहेगा उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ ये रहेगा कि उसके चेहरे मतलब उसके उसकी नींद ढंग से पूरी नहीं होगी। तो नींद पूरी नहीं होगी ना, तो उसके डार्क सर्कल रहेंगे, नींद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आना, ऐसा हो जाएगा, और डार्क सर्कल रहेंगे नींद आने की वजह से। इसके बाद जो उसकी स्किन है वो ड्राई रहेगी मोस्टली। इसके अलावा उसको खुजली होगी, मतलब किसी के लिए नहीं, खुजली होगी शरीर में उसके, ठीक है। फिर उसके बाल झड़ेंगे, बाल झड़ना रहेगा, जारी रहेगा उसका। इसके अलावा उसके साथ और क्या दिक्कत होगी, उसके बॉडी में सूखापन रहेगा, मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ हो गए जो शारीरिक है। कुछ मानसिक है, जैसे कि भाई साहब हमेशा मतलब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी हो जाएगी कि जो मल मूत्र है ना,
वो भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा, मतलब हमेशा कॉन्स्टिपेशन जैसा उसको बना रहेगा, हमेशा उसके साथ क्या दिक्कत रहेगी, जो उसका पेट है वो खराब रहेगा, ठीक है। इसके बाद उसको मासिक धर्म जो है, उसको क्या मतलब महिला जो होगी उसको मासिक धर्म भी रेगुलर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आ गया तो आ गया, नहीं आया तो 2 महीने बाद आया, इस टाइप से, और कब्ज तो रहेगा ही उसको। फिर नींद कम आएगी भाई साहब उसको। इसके बाद इमोशनल एंड फिजिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी उसके जीवन में, ठीक है। इसके बाद जो उसका फोकस है वो बहुत कम रहेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो किसी के लिए बना ही नहीं हूँ। आज लगेगा कि कोई मूवी देख लिया तो लगेगा मूवी डायरेक्टर बन जाऊँ, कोई स्पाई मूवी देख लिया तो लगेगा कि रॉक एजेंट बन जाऊँ, इस टाइप से। फिर हड़बड़ाहट, ठीक है, मतलब जैसे आज ही नोट्स खरीद के लाएगा, आज इस क्लासमेट की बुक लेकर कॉपी लेकर के आएगा नोट्स बनाने के लिए, अब पूरा ऐसा सोचेगा कि बस मैं आज ही पूरी नोट्स बना डालूँगा, ठीक। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं ना वो वात दोष वाले व्यक्ति के साथ तो रहेंगी ही रहेंगी। अब भाई उसके साथ ये दिक्कतें हैं तो और क्या दिक्कत होगी उसके साथ, और चलिए आगे देखते हैं क्या दिक्कत है उसके साथ। और ये है, यदि वात दोष ज़्यादा हो जाए शरीर में, ठीक है, तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो उसकी जठराग्नि है, जठराग्नि जो मैंने आपको बताया था ना जिसका pH 1.2 होता है, जठराग्नि शरीर में अगर जठराग्नि ज़्यादा तीव्र है तो क्या होगा कि उसके साथ दो चीज़ होगी, एक तो उसको कभी भी खाने का मन नहीं करेगा, और कभी ऐसा होगा सब खा जाऊँ, इस टाइप से वाला, ठीक है। कभी तो लगेगा, कभी खाना जाके देंगे तो बोलेगा अरे मेरा मन नहीं खाने का, अभी फिर से ले आए खाना, और फिर जब कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि यार अम्मी खाना देती हो और कभी खाने नहीं देती हो, ये वाली स्थिति उसकी हो जाएगी। और बेचारे के साथ एक दिक्कत ये भी रहेगी, जो उसका वेट है वो भी घटता रहेगा, ठीक। ये तमाम समस्याएं कौन फेस करेगा, ये लक्षण कौन फेस करेगा, वात दोष से ग्रसित व्यक्ति। अब अगर कोई वात दोष से ग्रसित हो गया है तो अब कैसे कंट्रोल करे भाई साहब अपना वात दोष, तो ऐसे करे वो अपना कंट्रोल कि खान पान में घी तेल शामिल करें, ठीक है। यहाँ पे मैं घी लिख दे रहा हूँ, तेल लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा यूज करें। क्यों भाई, घी तेल तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो अब ये क्यों सजेस्ट करा जा रहा है घी तेल, वो वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके शरीर में ड्राइनेस है, समझ गए, उसके शरीर में जो ड्राइनेस है उसको किल करने के लिए किया जा रहा है, और इंटरनल ड्राइनेस भी भाई साहब के अंदर। दूसरा, ठंडे तासीर की चीज़ें वो ना खाएं, ठीक है। क्यों, जैसे उसमें लिखा लक्षण में क्या है, लक्षण में ये है कि वो भाई साहब ठंड उसको बहुत ज़्यादा लगती है, तो ठंडी चीज़ वो ना खाए, इवन तो फ्रिज से कुछ चीज़ निकाल के गैस में गर्म करके भी ना खाए। अगला, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे, समझ गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खूब जिम करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ते हैं कि आज पतला ही हो जाऊंगा मैं, तो ये सब काम ना करें। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाए, ठीक, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग उठ जाए जल्दी, डिनर कर ले टाइम से, 7 to 7:30 PM के आसपास डिनर कर लेना चाहिए। फिर ऐसा भोजन करे जो जल्दी पच जाए, है ना। ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे बटर चिकन खा रहा है और सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, तो कुछ ना होगा, फिर वो तो कुकड़ों को वहाँ भी ऑफिस में भी जाएगा साथ में। फिर स्नेह पान करे, मतलब गर्म पानी में तिल तिल का जो तेल है वो 1 चम्मच डाल के अच्छे से मिला के पी जाए, तो इंटरनल हो जाएगा। और फिर किसी से बच्चे हैं घर में तो उनसे बाल मजदूरी करवाएं, मतलब कि उनसे उनको बोल दे कि भैया मस्त मालिश करो शरीर की, उनसे मालिश करवाएं, ठीक है। फिर सिर में जेंटल मसाज करें तेल से, तो मज़ा आ जाएगा। अब ये तो हो गए क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। कुछ आप पॉज कर करके रिकॉर्ड जो मैंने किया है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब जो वात है ये कौन से मौसम में ज़्यादा बढ़ता है, तो ये वर्षा ऋतु में ना ज़्यादा बढ़ता है, वर्षा ऋतु में ये ज़्यादा होता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर किसी को कोई वात दोष से प्रभावित है तो ये कंट्रोल करने का तो ठीक है, लेकिन और क्या सॉल्यूशन है,
कोई और सॉल्यूशन है क्या आयुर्वेद में? तो हाँ, उसे पंचकर्म में बस्ती करना चाहिए। ठीक, बस्ती इट्स अ काइंड ऑफ एनिमा। ठीक है, तो पंचकर्म की पद्धति के अंतर्गत जो एनिमा बस्ती आता है, इसको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है जो वात दोष है, ये पूरी इस तरीके से चीज़ें आपकी जो है कवर करेगा। अब अगला अगर हम आगे बढ़ें वात दोष के बाद, तो हम आएंगे पित्त दोष में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने वात दोष पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे जो पित्त दोष है, पित्र नहीं है भाई ना, जो पित्त दोष है उसके बारे में देखेंगे। तो सेम वैसे ही देखेंगे, कैसे? जैसे खिलता गुलाब, नहीं भाई, जैसे हमने वात दोष को देखा था वैसे ही पित्त दोष को देखेंगे। अब इस भाई साहब के कुछ लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ लक्षण जो है बॉडी में दिखेंगे और कुछ माइंड से नज़र आएंगे। ठीक है, तो बॉडी से क्या दिखेगा कि भाई साहब गोरा होगा बंदा या बंदी, जो भी होगा, लक्षण होगा कि गोरा वर्ण होगा। दूसरा क्या होगा, जो शरीर है वो मध्यम होगा, मतलब नॉर्मल टाइप से होगा, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा पुष्ट प्रगाढ़ शरीर नहीं होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी शरीर में, जैसे नहीं बोलते तुम्हारे शरीर में बहुत गर्मी है, तो बोल, जिसका पित्त बढ़ा हो ना, तो उसको बोलना कि बोल देना कि हाँ मेरे शरीर में बहुत गर्मी है, हाय गर्मी। इतनी गर्मी है कि त्वचा में जलन तक उसको होती है। ठीक, पसीना बहुत आता है दुर्गंध नाई से। ठीक, पसीना बहुत आता है, पसीना दुर्गंध भी बहुत देता है। ठीक, अब पसीना किसका सुगंध देता है भाई? ठीक, फिर बेला बीटा का परफ्यूम लगाओ, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो सबके पड़ती हैं, जल्दी पड़ जाती है। ठीक है, फिर जो जठर अग्नि है, जहाँ से आपका गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, वो तो भाई साहब बहुत तेज़ हो गई है, मतलब तीक्ष्ण हो जाती है, कि खाना ना मिलेगा ना तो लगेगा मर जाएगा। जल्दी भोजन पाचन होता है, और जितना जल्दी वो चर लेगा भोजन, उतना जल्दी उसका भोजन पच भी जाएगा। तो आप देखे होंगे आपके घर में कोई दो ऐसे प्राणी होंगे, तो 2 घंटे पहले ही खाए, तो फिर बोलते हैं मम्मी भूख लग रही है, तो उसको बोलते होंगे कि बेटा जल्दी भोजन पाचन हो जाना। अब मैं नहीं बोल सकता यहाँ क्या बोलते हैं उसको। पित्त यदि ज़्यादा बढ़ गया है तो एसिडिटी होगी। ठीक है, फिर इनो का प्रचार होगा, MgOH, पता नहीं क्या फॉर्मूला है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ है ना। एसिडिटी बढ़ेगी, खट्टी डकारें आएंगी, काम शुरू फिर 6 सेकंड में, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये बॉडी के लक्षण हैं, किसके? जो व्यक्ति पित्त दोष से प्रभावित है। इसके बाद अब कुछ उसके मानसिक लक्षण हम देख लें। तो मानसिक लक्षण में बुद्धिमान होगा गुरु, मतलब गोरा भी है बुद्धिमान भी है। ठीक है, स्वाभिमानी भी होगा, बुद्धिमानी है तो स्वाभिमानी भी होगा। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगी, मतलब समझ जाइए, विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा। वक्ता अच्छा होगा, रोहित शर्मा कितना अच्छा वक्ता है, अरे वो ये वो। ठीक है, गुस्सा भी आता है, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा उसको। ठीक है, लगेगा कि उठा के पटक ही देगा। डोमिनेटिंग होगा भाई साहब, साहसी भी होगा, लड़का है तो साहसी तो होगा ही। ठीक है, और भय रहित होगा। आज आने तो देख लेंगे चाचा विधायक हमारे इस टाइप से, दूसरों की रक्षा करने वाला होगा, पक्का लड़का ही होगा। कितने सारे चिरान पाल के रखा है, पार्ट जोक। ठीक, तो ऐसे इंसान को जिसके अंदर ये शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं आपको और ये मानसिक लक्षण दिख रहे हैं, समझ जाइए कि वो व्यक्ति पित्त दोष से प्रभावित है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए? ऐसा लग रहा है BAMS पढ़ा रहा हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। ठीक है, तो क्या खान पान करना चाहिए? अगर उसका पित्त बढ़ा है, मतलब उसकी जठर अग्नि जो है मांग रही है भोजन खूब सारा, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि कसाय, कड़वा और मीठा, ये तीनों स्वाद लेना चाहिए। कसाय,
प्लस कड़वा प्लस मीठा, ये तीनों भोजन लेने चाहिए पर ज़्यादा मात्रा में नहीं। ठीक, उसको उपवास नहीं रहना चाहिए। ठीक, इसके अलावा उसको भोजन जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे? लेट सपोज उसकी टाइमिंग बनी है कि वो सुबह 8 बजे नाश्ता करता है या 1 बजे भोजन करता है, 12 बजे भोजन करता है, तो उसको कर ही लेना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है ये सब नहीं पीना चाहिए। इसके बाद जो उसको नॉनवेज वगैरह है, ये नॉनवेज मतलब हैवी जो भोजन है, नॉनवेज हैवी होता है ना, मसाला वसाला ज़्यादा, तो ये नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। और क्या होगा, और जो बेकरी आइटम्स हैं, है ना, वो सब ज़्यादा नहीं खाने चाहिए उसको। और क्या नहीं करना चाहिए, या और क्या करना चाहिए खान पान में? फ्राई चीज़ जो है ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भाई को जैसे आंवला मुरब्बा ये सब खाना चाहिए, घी ये सब चीज़ें खानी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और क्या करना चाहिए उसको, देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? ठीक है, इसके अलावा वो विरेचन करवा सकता है। ठीक, और विरेचन के अलावा वो करा सकता है क्या, रक्त मोक्षण। मतलब ये पंचकर्म कराएगा ना, तो विरेचन अगर करा लेगा तो भी ठीक हो जाएगा, और रक्त मोक्षण करा लेगा तो भी ठीक हो जाएगा। मोस्टली शरद ऋतु में ज़्यादा जो पित्त है बढ़ जाता है। तो देखिए लक्षण क्या है, बॉडी से लक्षण अगर आपको देखने हैं तो गोरा वर्ण होगा, शरीर मध्यम होगा, गर्मी ज़्यादा लगती होगी, त्वचा में जलन रहेगी, पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने से दुर्गंध ज़्यादा आएगी, त्वचा उसकी झुर्रियाँ रहेंगी, त्वचा में जठर अग्नि बढ़ी रहेगी। ठीक है, फिर जल्दी भोजन पाचन हो जाएगा उसका, एसिडिटी, खट्टी डकार, ये सब चीज़ें चलता रहेगा। फिर अगर मानसिक लक्षण को देखने हो तो बुद्धिमान टाइप का होगा, स्वाभिमानी टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा वक्ता होगा। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगी। और क्या होगा भाई के साथ, और ये होगा भाई बहन के साथ कि डोमिनेटिंग होगा, साहसी होगा, भय रहित होगा, दूसरों की रक्षा करने वाला होगा। अब खान पान की बात करें तो उसे अगर ठीक करना है उसको, अपना पित्त दोष को जो बढ़ा हुआ है, तो उसको पित्त दोष को अगर ठीक करना है, मतलब क्या होगा ना, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत लेट खाते हैं, तो लेट नहीं खाना भाई, जल्दी खाना खाना चाहिए उसको। ठीक है, कसाय कड़वा मीठा तीनों खाना चाहिए। उपवास उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भोजन स्किप नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, नॉन वेज मसाला वाली फ्राइड चीज़ें या लेट भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब अगर जैसे हमने वात दोष देख लिया, पित्त दोष देख लिया, ऐसे ही कफ दोष होता है तो उसको भी देख लेते हैं। कफ दोष कुछ लक्षण, सॉरी, कफ दोष है ना, लक्षण, बॉडी में लक्षण। और मेंटल लक्षण मतलब मानसिक लक्षण। तो बॉडीली लक्षण जो बॉडी में दिख रहे हैं, तो भाई शरीर अच्छा होगा उसका, शरीर जो है बढ़िया होगा उसका, हष्ट पुष्ट होगा। उसके बाद उसके बाल भी बढ़िया होंगे, बाल भी अच्छे होंगे उसके, स्किन भी बढ़िया होगी उसकी। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी होगी, मतलब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। इसके बाद उसकी जो वाणी है उसमें मिठास होगी। ठीक है, अब मानसिक रूप से देखा जाएगा तो कैसा होगा, कम बात करता होगा। ठीक है, इसके बाद मोर लिसनर। ठीक,
ज़्यादा सुनेगा चीज़ों को, काफ़ी विनम्र होगा। हाँ जी, बताइए क्या कैसे, क्या हाउ में आई हेल्प यू, हाउस कीपिंग टाइप वाला। ठीक, इसके बाद बस कमी ये रहेगी कि आलसी रहेगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद सोना ज़्यादा पसंद करेगा। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप। ठीक है, इसके बाद एकाग्रता रहेगी, फोकस्ड रहेगा चीज़ों पे। और क्या रहेगा भाई साहब, और ये रहेगा कि समाधानी रहेगा, जुगाड़ू, हर चीज़ का समाधान निकाल लेगा। सोच समझ कर क्या करेगा, काम करेगा। इसके बाद के दोस्त इसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब अच्छा दिखेगा तो दोस्त ज़्यादा ही होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या चीज़ ऐसी है जो मतलब कि कफ बढ़ाने वाली चीज़ है, क्या है। जैसे देखिए मीठी चीज़, आप देखते होंगे ना, जैसे कि कफ जम जाता है गले पर, चेस्ट पर, फिर टंग के ऊपर ऐसा। ठीक है, दिन में सोना, तो ये सब चीज़ें कफ बढ़ाती हैं इंसान को। ठीक है, तीसरा जो फ्राइड चीज़ें हैं उसका ज़्यादा सेवन करना। चौथा फास्ट फूड ज़्यादा खाना। पांचवा दिन में सोना, तो हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है ना, अब अगर उसको कफ दोष बढ़ गया है, ठीक है ना, कफ दोष ज़्यादा है उसके अंदर है, तो क्या दिक्कत होगी उसको, सर्दी, खांसी, जुकाम, ओबेसिटी, ये सब होगा उसको। ठीक है, अब बंदे को क्या खाना पीना चाहिए, बंदी को क्या खाना पीना चाहिए अगर वो ये सब लक्षण फेस कर रहा है तो उसको खान पान, पहला क्या करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, उपवास नहीं रहना चाहिए, यहाँ हुआ था उपवास रहना चाहिए। शहद खाना चाहिए उसको। ठीक है, तीखा प्लस कड़वा प्लस कसैला, ये खाना चाहिए उसको। ठीक, चौथा जैसे कफ है उसको, तो ठंडा नहीं खा करके जो गर्म तासीर वाली जो चीज़ें हैं जैसे सूप वगैरह, ये सब उसको पीना चाहिए। ठीक है, प्लस सौंठ, काली मिर्च, प्लस पिपली, पता नहीं क्या चीज़ होता है ये पिपली, इसका सेवन करना चाहिए पानी में डाल करके। ठीक है, फिर उसके बाद जौ की रोटी खानी चाहिए उसको। इसके अलावा भाई साहब इसको गन्ना, सॉरी क्या, हाँ, इसको भुना चना जो होता है वो खाना चाहिए। साथ ही इसको मिलेट्स, इसका सेवन करना चाहिए। और भाई साहब को या बहन जी को व्यायाम करना चाहिए। तो ये सब उसकी डाइट में, सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए। ठीक, और उसको ये कफ की समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि उसका जो पित्त है ना वो घटा हुआ है, मतलब जो उसकी अग्नि है वो मंद है। ठीक, तो ये जो चीज़ें थी, ये हमने देखा वात पित्त कफ के बारे में, त्रिदोष के बारे में। तो हमने इस लेक्चर में आयुर्वेद के बारे में समझा, प्लस आयुर्वेद के साथ साथ हमने इसमें त्रिदोष के बारे में समझा। अब हम साथ ही इसमें हमने पंच महाभूत भी देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम पंचकर्म के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।